देखो अभी लास्ट के इसमें जितने लोग थे बराबर, हम लोग ने है ना सॉल्यूशंस के अंदर आइडियल की प्रॉपर्टी के बारे में देखा था। ठीक है, दोबारा आपको एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, आइडियल के अंदर क्या चीज है और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में क्या डिफरेंस है। आप लोग को क्या बताया था मैंने, जो आइडियल होता है वो हमेशा किसको एप्लीकेबल होता है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। जहां पे वर्ड रॉल्स लॉ आता है मतलब वो कौन से सॉल्यूशन के बारे में बात करेगा, हमेशा आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। और जो बोलता है कि भाई रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, यहां पे मैं टिक करता हूं तो समझ लेना कि ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब ये आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेगा। और अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि भाई यहाँ पे ये वाला जो है रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब वो कौन हो गया हमारे लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब इसके पीछे की खासियत क्या है, आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर क्या होती है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी बोली जाती है। आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या है, इन ऑल रिस्पेक्ट सारी चीजों में, चाहे उसका शेप हो, साइज हो, उसके कंपोजिशंस हो, या उनके बीच में आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होता है बराबर, वो कैसा हो, एक जैसा हो, आइडेंटिकल पूरी तरीके से, तो वो कैसा होगा, हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक, पर मैंने आपको क्या बताया कि अवेबिलिटी जो रहती है आइडियल सॉल्यूशन की नेचर में बहुत कम है, रेरर बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि नोबल गैसेस जो है रेरर है, ठीक है, हर जगह पे अवेलेबल है क्या, नहीं है। आप अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई ये जमीन के अंदर सोना भरा हुआ पड़ा है, मानोगे क्या आप लोग, नहीं मानोगे, क्योंकि हर जगह पे सोना मिलेगा क्या। अगर ऐसा रहता तो सोना और लोहा एक जैसे के भाव रहते, उसके किलो किलो में मिलते थे वो। अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा अवेलेबल रहती तो कैसी होती, कम रेट में मिलता था। पर कैसा है, वो प्रीशियस है ना, वैसे ये आइडियल सॉल्यूशन भी कैसा है, प्रीशियस है। इसकी अवेलेबिलिटी जो होती है नेचर में बहुत ही रेयर होती है, और परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन मिलना बहुत कम है। ठीक है ना, तो आपको मैंने बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन की खासियत ये है कि जहां पे रॉल्स लॉ के स्टेटमेंट को फॉलो करता है, और रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो भी पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। क्योंकि आप जब वेपर प्रेशर देखते हो तो वेपर प्रेशर आप किसका मेजर कर सकते हो, सोल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का है। अब सॉल्वेंट के अंदर क्या खासियत है, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर होता है क्या, वोलेटिलिटी। सॉल्वेंट के अंदर क्या होती है, वोलेटिलिटी। आपको अगर कोई पूछे ना कि भाई वेपर प्रेशर हम लोग किसके लिए एप्लीकेबल करेंगे, तो आप लोग ने क्या कर देना, कुछ भी नहीं उनको बोलना है, सीधा ये बोल देना कि भाई वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डिपेंड में है, वही वेपर प्रेशर डायरेक्टली किसके ऊपर है, वोलेटाइल नेचर के ऊपर, वोलेटाइल नेचर लिक्विड के ऊपर। बस इतना अगर आप लोग ने उनको लिखा के दे दिया ना, तो आप लोग का डेप्थ ऑफ द नॉलेज वो समझ जाएंगे कि इस बंदे को पूरा पता है। पर अगर आप बोलोगे सर ऐसा ऐसा होता है, जैसे अपन वो ऐसे राइटिंग लिखते हैं ना पूरी 2 पेज 3 पेज कि भाई अच्छे मार्क मिलने चाहिए इसलिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, इंजीनियरिंग और मेडिकल में लॉजिक की बात होती है। जो माइंड स्मार्टली काम करता है ना उसका डेवलपमेंट जल्दी होता है, और जो बोलता है कि भाई मैं बहुत सारी चीजें आप लोग को थ्योरी पढ़ के फिर मैं आपको आके बताऊंगा कि सर अभी ये बिल्डिंग जो है प्रॉपर तरीके से बनी हुई है, तो उसके लिए रुकेगा क्या, नहीं रुकने वाला है। यहाँ पे क्या होता है, डेप्थ ऑफ द नॉलेज। किताबें आप लोग को जिंदगी भर लेके थोड़ी जानी है साथ में, आप लोग को नॉलेज लेके जाना है साथ में। तो यहाँ पे चीज क्या होती है, सिर्फ नॉलेज का पार्ट होना चाहिए। हमें अगर कोई बताए कि भाई हाँ चलो ये चीज है, तो आपको उसमें से सिर्फ कॉमन चीजें ढूंढनी आनी चाहिए कि भाई आइडियल सॉल्यूशन है, हाँ तो उसके लिए ये चीज होना जरूरी है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। थिंकिंग पावर वो क्या होती है हमारी कि भाई हम लोग सोचते कैसे, अब स्मार्ट तरीके से हम लोग को सोचना है। मैंने आप लोग को पूरा डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उसका एग्जाम्पल दूंगा, फिर समझाऊंगा, तो ये चीजें मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब मेरा काम क्या होगा कि अगर मुझे कोई बंदा पूछ लेता है कि सर वेपर प्रेशर का क्या रिलेशन है, तो मैं उसको बोल दूंगा भाई देखो ये ऐसा रिलेशन है। भाई वेपर प्रेशर क्या है ये तुझे पता है, हाँ पता है मुझे। तो भाई वेपर प्रेशर किसके लिए काम में आता है, उन लिक्विड के लिए जिनकी नेचर कैसे हो, वोलेटाइल हो। अब अगर वोलेटाइल लिक्विड होगा तो उसका वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ जाएगा क्या। मैं लिक्विड को ग्लास के अंदर रख दूंगा और बोल दूंगा कि अभी इसका वेपर प्रेशर हाई है, ऐसे हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर हाई कैसे होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है ना, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। अब हम लोग को क्या करना है बेटा कि हम लोग ने कल जो है नियर अबाउट 9 क्वेश्चन देख लिए ना,
कल हम लोग ने पूरे 9 क्वेश्चंस देखे थे एमटीजी के ऊपर, और मैंने आपको बोला है कि सॉल्यूशन चैप्टर जो है उसके एमटीजी के क्वेश्चंस बुक लेके आओ। लाए हो आप लोग? भाई ध्यान में रखना, मैं ये सिर्फ 2 बार रिपीट करूंगा। आज एक हो गया, कल फाइनल रहेगा। एमटीजी की किताब आप लोग को रखनी है साथ में, नहीं तो एटलीस्ट आप लोग उसके फोटो रखो कि भाई मार्केट ठीक है भाई बंद है, रीजन है हमारे पास, वैलिड है, तो आप लोग क्या करो उस बुक में से फोटोज निकालो एटलीस्ट क्वेश्चन के। मोबाइल तो आप कैरी करते ही हो ना, तो मोबाइल में तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन रह ही सकते हैं, तो मोबाइल में से देख के करो। पर आपके पास कोई ना कोई चीज से अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एक तो आप मोबाइल के थ्रू रखो उसको, या फिर आप उसकी बुक लेके आओ, दोनों में से एक चीज। और जेरॉक्स होता है तो बहुत ही बढ़िया है, जेरॉक्स होगा तो और भी अच्छा रहेगा। तो दोनों में से आप ऑप्शन देख लो, पर आज के आज ये काम कर लो। जिसके पास बुक होगी उसके बुक से आप क्या कर लो, फोटो ले लो। और आपको स्कैनर पता है ना, वो स्कैनर होता है ना ऐप करके, उसको आप लोग क्या कर सकते हो, स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके रख दो ताकि आप लोग को एक बुक की तरह वो बुक मिल जाए, उसमें से आप मोबाइल में से देख के आप क्वेश्चन कर सकते हो। होने चाहिए, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन कराता हूँ वो तभी कराता हूँ जब मैं आपको कुछ पढ़ाता हूँ, नहीं तो वो पढ़ाने का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। आज अगर मैं नॉन आइडियल पढ़ाऊंगा तो नॉन आइडियल के क्वेश्चन भी तो कराऊंगा ना, मैं सिर्फ पढ़ा दूंगा और उसका कुछ अप्लाई नहीं करूंगा तो मतलब क्या है मेरा पढ़ाने का? उससे अच्छा तो बेटर है कि ना ही पढ़ाऊं मैं। तो जो काम की चीजें हैं जो रिलेट करती है, आप लोग ने कल देखा ना, हम लोग ने आइडियल सोल्यूशन पढ़ा, 9 क्वेश्चन उसके ऊपर क्या है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर हमारे थ्योरी के अंदर अवेलेबल था। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग को करनी है कि भाई हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, आप लोग को थ्योरी नहीं समझनी है भाई। थ्योरी तो आप दिमाग में बैठा लो और क्वेश्चन को ध्यान में रखो कैसे कर रहे हैं। हमारे लिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पे मैं बोलूंगा कि वहां पे थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप थ्योरी करो, और जहां पे आपको बोलूं कि भाई क्वेश्चन ही करना है तो वहां पे आप कुछ मत सोचो, बस क्वेश्चन करो। मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में आप लोग को क्या बोला हुआ है, ये पूरा चैप्टर किसके ऊपर बेस है, प्योरली न्यूमेरिकल। किसके ऊपर बेस है, न्यूमेरिकल। आपके इसको ऊपर थ्योरी बहुत ही रेयर पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। और न्यूमेरिकल में काम होता है टाइमिंग, 1 मिनट में वो न्यूमेरिकल पूरा हो जाना चाहिए, वो होती है हमारी टाइमिंग, उसको हमें आना चाहिए ना। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि भाई हम लोग ने रॉल्स लॉ का कल आइडियल सॉल्यूशन का देखा था, बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। सिंपल है और एकदम नॉर्मल तरीके से बताया जाता है कि भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशंस मतलब क्या है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अगर मैं लिखूं तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा, अभी मैंने क्या बताया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसा होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मैं किसको बोलूंगा, जो रॉल्स लॉ नॉट फॉलो, जहां पे रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता वो कौन होगा हमारे लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट खासियत होती है कि एक होता है नॉन वोलेटाइल और एक होता है उसके अंदर वोलेटाइल। अब आपको बताओ वोलेटाइल ज्यादा कौन रहेगा बेटा, सॉल्वेंट, और नॉन वोलेटाइल क्या रहेगा, सोल्यूट। साइलेंट पे कर दिया उसको। नॉन वोलेटाइल क्या रहेगा, सोल्यूट। क्यों मैंने ऐसा बोला हुआ है, क्योंकि सोल्यूशन में 2 चीजें होती है, सॉल्वेंट और सोल्यूट। सोल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी, मिनिमम, सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होगी, मैक्सिमम। नहीं तो सिंपल सा एक आधा शुगर का अपना क्या बोलते हैं, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल रखना। नमक को पानी में डालते ही हो ना आप लोग। अब मुझे बताओ गर्म पानी में अगर हम लोग नमक डालते हैं तो उसका यूज क्या है, उसको हम लोग किस पर्पज के लिए लेते हैं। नमक को पानी में डालते हैं, गर्म पानी में, नॉर्मल गर्म पानी, उसके अंदर डाल के हम लोग उसका यूज क्या करते हैं, बताओ आप लोग। आप लोग ने देखा होगा ना, थेरेपी है ये, हमारे घर की छोटी सी थेरेपी है। काय के लिए काम में आता है वो, गला साफ करने के लिए, ठीक है ना। मॉर्निंग में क्या बोलते हैं कि भाई हाँ, आप लोग की आवाज नहीं निकलती है ना, कभी कभी आवाज एकदम बंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, तो वो किसकी वजह से होता है, गला बैठ जाता है। तो गला बैठ जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी के अंदर नमक डाल देते हैं और उससे गुल्ला करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि अंदर के जो ये क्या है, हमारा थ्रोट है ना, जो हमारा मेन काम करता है आवाज का, इसको क्लियर करने के लिए हम लोग उसका ये करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट खासियत बताता हूँ, आप जब मॉर्निंग में उठते हो ना
तो मॉर्निंग में उठने के टाइम पे आप लोग क्या करो, नीम का जो पाला होता है, ठीक है ना, एकदम ताज़ा नीम का पाला, उसको तोड़ लेना है, थोड़ा सा गर्म पानी कर लेना है, नीम का पाला ऐसे ही चबा लेना है और उसके ऊपर गर्म पानी पी लेना है। डेली ऐसा करो, डेली ये काम करो। तुम लोग को देखो, तुम लोग को कोई भी फिजिकल का प्रॉब्लम नहीं होगा, मेडिकल का कोई भी इशू नहीं होगा। मैं तो करता ही हूँ, मेरा तो काम ही डेली ये है, ठीक है ना। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को नहीं पता तो अमेरिका का इंसिडेंट हो चुका है ऐसा। अमेरिका में पता है डॉलर की कीमतों में उसको बेचा जाता है। लकड़ी जो होती है ना, नीम की लकड़ी, जो बाजार में पता है अपने को बंडल के फॉर्म में देते हैं वो लोग घसने के लिए, वहाँ पे उसकी कीमत डॉलरों में है। और आपको पता है $1 की कीमत कितनी है? वहाँ पे 20-30 डॉलर रुपए में वो बेचा जाता है। तो आप सोचो उसकी कीमत कितनी होगी वहाँ पे, और वहाँ पे यूज़ कितना है। हम लोग तो यहाँ पे इंडिया में रह के भी कुछ नहीं करते हैं, कौन खा देगा दे कच्चा ना हो रहा मम्मी। तो काम आता है भाई। बबूल का पेड़ देखा है हम लोगों ने? बबूल का, जस्टमन का, कभी सुना है ऐसा? गांव में निकलता है ये भी। जस्टमन काय के लिए काम में आता है? बबूल का बबूल छोड़ो, बबूल तुम लोग ने देखा नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए तो यार। बबूल के तो यार होते ही है अच्छे खासे। आप कोई भी चीज़ है ना, मैं क्या बोलता हूँ, आप लोग कोई भी चीज़ ले लो, टूथपेस्ट ले लो, टूथपेस्ट के लेबल के ऊपर देखो आप लोग को इमेजेस दिखेगी, और उस इमेजेस में आप लोग को कभी लौंग मिलेगा, इलायची मिलेगी, कुछ चीज़ें है ना उसके अंदर बोलेगी कि भाई फ्लेवर ऐड किया हुआ है, दिखता है ना ऐसा लिखा हुआ। बबूल का टूथपेस्ट में भी देखो वहाँ पे लिखा जाता है, बड़ी सी लकड़ी डाली हुई रहती है, भाई ये बबूल का टूथपेस्ट है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या उसके अंदर वो क्वांटिटी परफेक्ट है क्या? आप लोग साबुन यूज़ करते हो ना, तो साबुन के अंदर भी फ्लेवर होते हैं, गुलाब वाले, उसके बाद में नीम वाले, हर एक चीज़ के होते हैं ना। तो भाई अगर उसका ही यूज़ करना है तो बेटर है कि भाई नेचुरल तरीके से उसको ही निकाल दो, पत्तों को, उसको ही गर्म पानी में डाल के उसी से नहा लो, वो तो डायरेक्ट इफेक्टिव है ना। पर हम लोग करते हैं क्या ऐसा? नहीं, हमारी सोच है ना मार्केटिंग लोगों ने बदल दी है। उनके वजह से क्या होता है कि हम लोग जो करना चाहते हैं ना वो करते नहीं है। आप लोग देखो ना, आप दोस्तों के साथ में रहते हो ना खुद के, मैं भी हूँ, तो मैं भी उस आपके एज में वैसे ही था। तो आप लोग कैसे हैं कि भाई यार मेरे दोस्त ने यार मोबाइल ले लिया, गाड़ी भी ले लिया, उसके पापा ने यार उसको क्या क्या चीज़ें दी है, तो अपनी क्या होती है माइंड में सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। अपने को पता है कि भाई हमारी नहीं है, हमारी परिस्थिति इतनी नहीं है, फिर भी हमारी माइंड कैसी हो जाती है, उसको देख के तैयार हो जाता है कि भाई मुझे भी चाहिए। सोचते हैं ना ऐसा, उसको मिला है तो मुझे भी चाहिए। हम बोलते हैं यार मेरे पास देखो भाई ये क्या है, बटन वाला डब्बा है, इसके अंदर तो व्हाट्सअप छोड़ो कॉल भी बराबर नहीं लगता है, कभी कभी तो नेटवर्क ही गायब हो जाता है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, नहीं यार उसके पास मोबाइल है तो मुझे भी चाहिए। पर भाई ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें ज़रूरत की नहीं है। आप लोग को लगता है कि भाई अगर आप लोग को मोबाइल मिल जाएगा तो आप लोग की नीड पूरी होगी, तो आप कल जाके दो भाई पापा मुझे चाहिए गाड़ी, अभी मेरे दोस्त ने 4 व्हीलर ले, आपने मेरे को 2 व्हीलर नहीं दे सकते हो? करते हैं ना डिमांड। पर डिमांड तभी करो जब आगे वाले की सिचुएशन अच्छी हो, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी काम करने के पहले सोचना पड़ता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वो कर सकता है भाई उसके पीछे बैकग्राउंड उसका अच्छा होगा, हमारे पीछे बैकग्राउंड अच्छा है क्या? नहीं है। समजलं ना श्रेयस काय सांगत आहे मी? सरांनी काय सांगितलं समजलं ना तुला? बैकग्राउंड स्वतः डेव्हलप करत असते माणूस, दुसऱ्याकडून नसते। तो ये कहानी है ना, किसी न किसी को रिलेट जरूर कर देती है। तो आप लोग है ना जो भी चीज़ करते हो ना उसके पीछे रीज़न ढूंढा करो। मैंने आप लोग को बताया था इंजेक्शन का, कल भी एग्जाम्पल दिया था, किसी ने ढूंढ के अभी तक के लाया नहीं है। बोल कसं काय? कॅपिलरी मध्ये जाऊन बबल्स अगर एअर क्रिएट झाला तो डायरेक्टली ते हार्टला ब्लॉक करून टाकतात, त्याच्यामुळे डायरेक्टली माणसाचा काय होते, डायरेक्ट खलास। प्रूफ काहीच नाही, काहीही प्रूफ नाही आहे त्याच्या मागं की बा तो मेला कसा भेटणार आहे का? नाही। हा मर्डरचा कसा आहे, एक नया तरीका आहे की भाई मर्डर करायचा असेल तर असा आहे। दुसरा मर्डर तरीका माहित आहे कसा आहे की भाई जोरे ना इथं मारलं किंवा या जागी मारलं छातीवर आणि तोंड बंद करून टाकला, तिथंच खलास। कारण की इथून जे प्रेशर क्रिएट होते ते कोणाकडे जाते, हार्ट जवळ, कारण की सर्क्युलेशन आहे ना,
आता तुम्ही इथूनच बंद करून टाकलं तर येणारा श्वास आणि इथून जाणारा श्वास काय होणार आहे? ब्लॉक झाला ना मधातच. हे पण एक. आणि दुसरा कोणता? तिसरा लहाना मेंदू. म्हणजे ईशावर असा मार घेतलाय, हा सर्क्युलेशन आहे आपल्या ब्लडचा, इथून डायरेक्टली ब्रेन पासून इथपर्यंत पोहोचते पूर्ण. आणि इथं कोणी मारलं झाला मग खतम, कारण की पूर्ण जाम पडून जाते, इथलं स्वेलिंग होऊन जाते पूर्णची पूर्ण. म्हणजे इंसान को मारने के तरीके बहुत है पर करना कुछ नहीं है अपने को ऐसे. ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं है. अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन. और आप लोग को और एक क्वेश्चन है, बॉडी के ऊपर सड़ना नहीं चाहिए तो उसके लिए ऊपर सॉल्यूशन कौन सा लगाते हैं? प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं? वो भी चीज आप लोग को ढूंढनी है. प्रिजर्वेशन के लिए क्या किया जाता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सिंपल है. नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे हम लोग? जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है क्या? नहीं. अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग? नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप लोग को दो तरीके के मिलेंगे. कितने तरीके के नॉन आइडियल सॉल्यूशन है? दो तरीके के. पहला जो होगा वो होगा हमारा पॉजिटिव डेविएशंस, और दूसरा जो होगा हमारा वो होगा नेगेटिव डेविएशन. ध्यान में रखो, ये मैं डेविएशन जो है इसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूं आप लोग को. ठीक है, अगर यहां पे मेंशन किया हुआ है, मैं छोटी सी लाइन में इसी के आगे लिख देता हूं. पॉजिटिव डेविएशन किसको बोलेंगे? जहां पे वेपर प्रेशर हाई होगा तो उस सॉल्यूशन का जो डेविएशन रहेगा वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव डेविएशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए पॉजिटिव डेविएशन किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो? ज्यादा हो, तो वो सॉल्यूशन क्या शो करेगा? आपका पॉजिटिव डेविएशन. इसके लिए क्या होगा बेटा? वेपर प्रेशर क्या होगा? कम, डिक्रीज. तो जहां पे वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है वहां पे शो क्या करता है? ये नेगेटिव डेविएशन. ठीक, अब हम लोग इसको समझते कैसे हैं? ठीक है, थ्योरी तो मैं आपको समझा दूंगा, पर इसके पीछे की लैंग्वेज क्या है? ये क्यों बोला गया है नॉन आइडियल सॉल्यूशन? क्योंकि बेटा नेचर में परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन मिलता है क्या? नहीं. इसलिए हम लोग किसके ऊपर ज्यादातर है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन. उसके अंदर एक हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और दूसरा कौन होता है? वोलेटाइल सॉल्वेंट. तो इसकी वजह से जो क्रिएट हो रहा है ना, वो कौन हो रहा है? हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ठीक, अब यहां पे देखो आप, मुझे एक बात बताओ, वेपर प्रेशर अगर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? कम रहेगा. यहां पे वेपर प्रेशर क्या है? कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा. क्यों ऐसा? अगर ज्यादा क्वांटिटी सोल्यूट की यहां पे रहेगी तो उसको वहां से सॉल्वेंट को वेपराइज करने के लिए आप लोग को टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा ना. टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा देना पड़ेगा. तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा उसका, वेपर प्रेशर कम होने की वजह से. पर इसका कैसा है कि वेपर प्रेशर ऑलरेडी हाई है, तो उसको हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा. तो लो टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा? हाई रहेगा. ठीक है, अब ये पॉजिटिव डेविएशन हमें क्या बताना है? तो सबसे पहला इसका पॉइंट है पॉजिटिव डेविएशन का कि भाई ये इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन unlike molecules is weaker than like molecules. कैसे? ये देखो आप लोग, यहां पे मैंने ये दे दिया AB कौन है बेटा? अनलाइक मॉलिक्यूल है. एक सोल्यूट है और दूसरा कौन है? हमारे लिए सॉल्वेंट का काम कर रहा है. बराबर. अब यहां पे क्या बोला हुआ है इसने कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है अनलाइक मॉलिक्यूल इज वीकर देन लाइक मॉलिक्यूल. इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये कम है ना किसके कंपैरिजन में? AA और BB, इनके इंटरेक्शन में इसका इंटरेक्शन कैसा है? कम है. मुझे आप बताओ, हाइड्रोजन गैस जो होता है वो H2 है, उसको आप ऐसे ही तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है. उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे उसको तोड़ना पड़ेगा. जो भी उसका एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी उस टेम्परेचर पे उसे क्या करना पड़ेगा? हमें ब्रेक करना पड़ेगा एनर्जी देके. बराबर. यहां पे भी वही चीज है.
यहां पे क्या बोल रहा है कि भाई अनलाइक मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन ऑलरेडी वीकर है किसके कंपैरिजन में, लाइक मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनलाइक मॉलिक्यूल जो होंगे ये आसानी से वेपोराइज हो जाएंगे और ये क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। ये सॉल्यूशन के अंदर क्या रहेंगे हमारे, एज इट इज रहेंगे। कौन चला जाएगा यहाँ पे, AB। क्यों, क्योंकि इसका वीक है इंटरेक्शन। और मैंने आप लोग को क्या बोला, जितना इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वीक रहेगा उतना उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाँ, उतना उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, हाई रहेगा। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है। कल के क्वेश्चन में भी देखो इसी के ऊपर ज्यादा थे, बराबर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई इसकी वजह से जो टोटल प्रेशर है बेटा, टोटल प्रेशर किसके लिए है, टोटल प्रेशर के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था हमें, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। किसने बताया था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसने हमें टोटल प्रेशर के बारे में बताया था। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि भाई टोटल प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा किसके कंपैरिजन में, PA एंड PB के कंपैरिजन में। देखो दिख रहा है, ये दोनों एक जैसे ही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि टोटल प्रेशर इसका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और अगर ये ज्यादा है बेटा तो डेविएशन क्या है इसका, पॉजिटिव है। आप ये देखो ना कि इसकी वैल्यू आप लोग आइडियल सॉल्यूशन के वैल्यू से कंपेयर करो। वहां पे हम लोग इसको क्या लिखते थे, इक्वल लिखते थे। अब यहाँ पे ये ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन के भी वेपर प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे क्या, क्योंकि इसका एरो देखो कैसा है, ग्रेटर है, और यहाँ पे एरो कैसा है, इक्वल है। कौन बड़ा होता है इन दोनों में से, ये ऊपर वाला, क्योंकि इसके ज्यादा होने की वजह से आइडियल सॉल्यूशन से भी ये अपना डेविएशन क्या कर रहा है, ज्यादा शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन में शो कर रहा है। अब ये होने की वजह से इसका असर क्या होगा, हर एक पे पड़ेगा। अब ये पार्शियल प्रेशर किसका है बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर किसका होगा, ये हमारा सोल्यूट। A किसके लिए इंडिकेट करते हैं हम लोग, सोल्यूट के लिए, और B किसके लिए इंडिकेट करेंगे, सॉल्वेंट के लिए। अब ये A जो है ये PA0 और XA से क्या होगा, ग्रेटर रहेगा। वही वापस से PB जो रहेगा PB0 और XB से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। अब ये चीज हो जाने के बाद ये किसके ऊपर निकाला मैंने, इसी के ऊपर निकाला हुआ, इन्हीं चीजों के ऊपर मैंने ये स्टेटमेंट निकाला हुआ है। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है वो, अगर ऐसा है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि भाई एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब उड़ जाने की जो क्षमता है, टेंडेंसी AB इज ग्रेटर कंपेयर टू A और B। ऐसा लिख सकता हूं मैं कि भाई इनकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो है वो निकल जाने की जो क्षमता है इसकी, वो सबसे ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, सिंगल ए और सिंगल बी के कंपैरिजन में। क्योंकि सिंगल ए और सिंगल बी का जो इंटरेक्शन है वो आपस में बड़ा तगड़ा है, वो आसानी से नहीं निकलेगा, बराबर है। अगर मुझे टेम्परेचर देना है तो ये 80 डिग्री सेल्सियस से उड़ जाएगा और ये 80 डिग्री सेल्सियस पे एज इट इज रहेगा, बराबर है। आप लोग ने लोहा देखा है ना, लोहे को आप लोहे के सांचे में हम लोग क्या करते हैं, सोने को डाल के पिघलाते हैं ना। दो मेटल के बीच में का टेम्परेचर का डिफरेंस है इसलिए तो पिघलाते हैं उसके अंदर, बराबर है। अगर आप लोग बोलोगे कि मैंने लोहे के टुकड़ों को सोने के इसके अंदर डाला सांचे में और उसको गर्म करूंगा मैं, तो पिघलेगा कौन, सोना या लोहा, सोना पिघल जाएगा। तो स्मार्टनेस किसमें है, स्मार्टनेस किसमें, लोहे के सांचे में हमें किसको डालना है, सोने को डालना है। तो सोना उसमें अपना काम करता है, ना कि सोने के सांचे में लोहे को डाल के। तो उसको क्या, उसको प्रॉपर्टी पता है कि भाई सोना जो है वो कम टेम्परेचर पे जल्दी पिघल जाता है, और लोहा जो है उसको टेम्परेचर क्या लगता है, हाई लगता है। ठीक है, कितना टेम्परेचर होता है आयरन का, 2000 डिग्री सेल्सियस। 2000 डिग्री सेल्सियस के पार होने के बाद वो क्या करता है, पिघलना स्टार्ट कर देता है। सोच लो हमारे बॉडी का सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस है और हमारे सामने 2000 डिग्री सेल्सियस पे लोहा है। अगर हम उसके सामने खड़े हो गए तो हमारा क्या होगा, क्या होगा हमारा, हम लोग तो बेचारे 45 डिग्री सेल्सियस पे पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है, और वहां पे 2000 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारा रहेगा या नहीं रहेगा ये भी नहीं पता है हमें, कुछ बचेगा या बचेगा नहीं ये भी नहीं हमें पता है। ठीक है ना, तो ये एक चीज ध्यान में है। और मुझे एक बात बताओ,
लोहे का प्रोडक्शन करने वाला सबसे बड़ा इंडस्ट्री कौन है? लोहे का प्रोडक्शन करने वाला बताओ। अरे यार थोड़ी सी तो जनरल नॉलेज रखा करो। मैंने ये थोड़ी बोला ये केमिस्ट्री का ही काम है, जनरल नॉलेज की बात है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि भाई इंडस्ट्री में सबसे बड़ा किंग कौन है? लोहा बनाने वाला। भाई इतना सप्लाई करता है ना वो, सबसे ज्यादा लोहा कहाँ पे यूज होता है? सबसे ज्यादा लोहा कहाँ पे यूज होता है? ट्रेन में। ट्रेन के बुगीज बनाने में सबसे ज्यादा लोहा इस्तेमाल होता है। उससे ज्यादा लोहा कहीं देखा है आप लोगों ने इस्तेमाल करते हुए? सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ पे है? ट्रेन के इसमें। तो आप सोचो प्रोडक्शन कौन करता है उसका? ऐसी थिंकिंग सोचा तो करो। ऐसे ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे बैठते हो तो कुछ सोचा तो करो यार ये कैसे क्या इसने कर दिया। इतना लोहा आता कहाँ से है? अगर मैं पूरे इंडिया की रेलवे ट्रैक अगर निकालना स्टार्ट कर दूं ना तो बाप रे बाप कितना निकल जाएगा। लोहे के ऊपर लोहा, लोहे के ऊपर लोहा, पूरा बनाते बनाते एक पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी बड़ी की बड़ी। तो सोचो आप कितना लोहा है हमारे इंडिया में। उतना अगर सोना होता तो यहाँ पे जो हर एक बंदा बैठा हुआ है ना भर भर के सोना पहन पहन के निकलता था। अगर चोरी भी हो जाता था तो भी वापस से बाजार से दूसरा लेके आ जाता, भाई लेके आओ ना, कीमत रहती क्या उसकी। तो सोचो ये एक चीज होती है खासियत। कुछ चीजें जो होती है उसके लिए पाने के लिए बड़े मेहनत करनी पड़ती है। और लोहा तो बेचारा लोहा चाहिए ना, ठीक है वो क्यों था कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बोलते हैं दादा आम्हाला थोड़ा एक सीख पाहिजे घरी काम है लोहा वगैरह था घेऊन जा, मैंने ऐसा घेऊन जा। पर कोई सोनार बोलते हैं आपको अरे ठीक है लेके जा बेटा, पैसे बाद में दे देना कोई दिक्कत नहीं है, बोलेगा कोई दयालु इंसान ही नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो है एबी की कैसी है? ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में? ए और बी के कंपैरिजन में, बराबर। अब नेक्स्ट खासियत क्या है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट खासियत के ऊपर, वो है हमारा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप लोग को पता है यहां पे कौन सी टेंडेंसी लगेगी बेटा? अगर ऐसा चीज हो रहा है तो आप थिंकिंग पावर के हिसाब से आप बताओ कि एंथैल्पी अगर नॉट इक्वल टू जीरो है इसका मतलब एक तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, बराबर है। तो यहां पे बताओ इसके हिसाब से इसकी एंथैल्पी क्या रहेगी? पॉजिटिव। साइन इंडिकेशन क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव किसको बोलते हैं हम लोग? एंथैल्पी अगर पॉजिटिव होती है तो कौन से टाइप की रिएक्शन? एंडोथर्मिक। ये कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सिंपल बात बताता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। चूना देखा लाइमस्टोन? लाइमस्टोन को अगर आप लोग पानी में डाल देते हो तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है? रिलीज हो जाए। या फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन करो तो कैल्शियम कार्बोनेट एक से क्या हो जाता है? दो में कन्वर्ट होता है ना। पर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? एक से दो हो रहे तो अगर मैं एक से दो टुकड़े कर रहा हूं तो वहां पे वो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी? एक्सो। भाई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। अगर दो से आप एक बनाते हो तो एंडोथर्मिक। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो? ये दो को एक कर रहे हो ना, तो ये कौन सी हमारी? एंडोथर्मिक है। तो यहां पे ये जो रिएक्शन है ये कौन सी हमारी? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब यहां पे मेन चीज क्या हो रहा है कि हमारा चेंज इन वॉल्यूम भी यहां पे क्या इंडिकेट किया हुआ है? नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब यहां पे वॉल्यूम क्या होगा बेटा? वॉल्यूम क्या होगा? यहां पे वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम इज इंक्रीज। यहां पे वॉल्यूम क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि एंडोथर्मिक है ना। एक से हम लोग क्या कर रहे हैं? दो अलग अलग चीजें कर रहे हैं, बराबर। तो उससे क्या होगा? हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा हमारा? ग्रेटर देन जीरो। ये हमेशा क्या रहेगा हमारा? ग्रेटर देन जीरो। तो मैं यहाँ पे साइन इक्वल टू का न डालते हुए ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम भी हमारा ग्रेटर देन जीरो और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? देखो सब इंपॉर्टेंट चीजें तो हो गई है हमारी। अब हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है यहाँ पे? बताओ एग्जाम्पल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे क्या होती है? कल के क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा है ना
एग्जाम्पल्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एग्जाम्पल्स, इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे जो है एसीटोन प्लस एनिलीन या फिर इथेनॉल, उसके बाद में वाटर मिथेनॉल। मिथेनॉल का फॉर्मूला कोई बताएगा? CH3OH, इथेनॉल, और सॉरी मिथेनॉल, इथेनॉल का C2H5OH, बराबर है। इसमें से यूजफुल कौन है और नॉन यूजफुल कौन है, मिथेनॉल या इथेनॉल? इथेनॉल अल्कोहल, ये इथेनॉल कौन है, अल्कोहल है। ये आप लोग का कौन है, करेजिव है। आप लोग को पता है जहां पे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है वो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर मिथेनॉल को मिक्स करवाते हैं, पता है? मिथेनॉल बॉडी के लिए सबसे ज्यादा करेजिव है, ये डेथ कर देता है, बॉडी को मार डालता है इंसान को। मिथेनॉल सबसे खतरनाक चीज है ये। इसलिए बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पे इथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो वहां पे वर्कर लोगों को बचाने के लिए, ड्रिंकिंग से, अल्कोहल को लेके जाने से बचाने के लिए उसके अंदर मिथेनॉल डाल देते हैं और वहां पे लिख देते हैं कि भाई इसके अंदर मिथेनॉल मिक्स किया हुआ है, इट्स हार्मफुल टू द हेल्थ। हमारी जो आंखें होती है ना, देखने की जो चीजें होती है हमारी, वो कमजोर हो जाती है, खत्म कर देता है उसको। सबसे खतरनाक होता है ये मिथेनॉल। अगर किसी ने इसको दारू के साथ में मिक्स करवा दिया और पिला दिया तो दूसरे दिन वो अंधा हो जाएगा, इतना खतरनाक होता है ये, ठीक है? ये कहां से पढ़ा है मैंने? आप लोग के 10th स्टैंडर्ड की किताब में लिखा हुआ है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। वहां पे ये वर्ड का यूजफुल और उसके डिसऑर्डर क्या है, मतलब डिसफैक्टर्स क्या है उसके, वो सारे लिखे हुए हैं। तो वहां पे मिथेनॉल का यूज जो होता है वो हार्मफुल होता है, किसके लिए, हेल्थ के लिए, ठीक? उसके बाद में नेक्स्ट आता है CCl4। क्या नाम है बेटा CCl4 का? CCl4 का नाम क्या है? CCl4 का नाम क्या है? कौन है ये? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन है ये? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी क्षमता हम लोग क्या है, जो मैनोमीटर्स होते हैं ना, बैरोमीटर्स, मैनोमीटर्स, जो प्रेशर का इंडिकेशन देते हैं, उसके अंदर इसको डाला जाता है। और ये लिक्विड इतना हल्का होता है कि अगर ये बाहर निकल गया ना, उड़ जाता है। अगर ये बाहर आ गया, उस बैरोमीटर से बाहर अगर आ गया तो उड़ जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, रीडिंग के लिए, प्रेशर इंडिकेशंस के लिए यूज करते हैं। तो CCl4 मतलब कौन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये कौन है आप लोग का, क्लोरोफॉर्म। और ये काम के लिए किस लिए आता है वो आपको पता ही होगा अच्छा खासा, बराबर है? ये किडनैपिंग के लिए सबसे अच्छा शस्त्र है हमारे लिए, कि किसी को उठाना रहा तो उसके लिए बेचारा क्लोरोफॉर्म अकेला ही काफी है, ठीक है? तो CCl4 क्लोरोफॉर्म, CCl4 कौन है ये, मिथेनॉल, ठीक? तो यहाँ पे इन चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि इनकी प्रॉपर्टी कैसी है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन की शो करती है, ठीक है? तो ये आप इतना पहले लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ग्राफ भी देखेंगे।